दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी कि आर्बिट्रेशन क्यों जरूरत बनता जा रहा है। जिस तरह से कोर्ट्स में ओवरलोडिंग है, खर्चे बढ़ रहे हैं, न्याय टाइम पे नहीं मिल पा रहा, इसीलिए समाज, सरकार और न्याय प्रणाली ने यह फैसला किया कि कोर्ट के अलावा भी ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम न्याय दिला सकते हैं। और इस चीज का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये समाज में इनकी जरूरत कैसे हुई, क्या कमियां थी, वक्त के साथ साथ उनको कैसे सुधारा गया, अगर हम इसको जानने का प्रयास करेंगे तो आर्बिट्रेशन पे हमारा भरोसा बढ़ेगा। क्योंकि दोस्तों, अगर किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस को समझना हो तो उसकी हिस्ट्री जानना भी बहुत जरूरी होता है। इसीलिए ज्यादा टेक्निकलिटीज में ना जाते हुए आज जो मैं आपसे चर्चा करूंगा वो यही कि जो आर्बिट्रेशन है, ये रातों रात कहीं से लाके चीज इंपोज की गई नहीं है हमारे ऊपर। जो समाज में बदलाव हुए हैं, किस तरह से हुए, उसको कैसे एकोमोडेट किया गया, उसकी चर्चा मैं आज आपसे करूंगा। पर्पस बहुत सिंपल है, ताकि आर्बिट्रेशन पे आप लोगों का भरोसा बढ़े और जिससे आपको जो न्याय चाहिए या जो आपके विवाद हैं उनका निपटारा जल्दी हो। तो इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बड़े अच्छे एग्जाम्पल हैं, इट्स लाइक ए स्टोरी। इसमें बहुत ज्यादा कोई टेक्निकलिटीज नहीं है। यू शुड वॉच दिस लाइक ए स्टोरी लाइन की हाउ थिंग्स वर इवॉल्विंग विद टाइम। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट दिस चैनल। This is an educational effort to improve the judicial or legal knowledge in the system so that we can trust the way we are operating in society. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि आज जो हम बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ आर्बिट्रेशन एंड अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन इंडिया। आर्बिट्रेशन एक ऑप्शन है और क्या क्या ऑप्शन है उसकी चर्चा भी मैं आपके साथ करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसा हम पहले से बात कर रहे हैं कि जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, ये है आउटसाइड रेगुलर कोर्ट्स के। एक तो न्यायालय है, आपको पता है, आपके जिले में है, राज्य में है, सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक की बातें हैं और अलग अलग ट्रिब्यूनल भी है। इसी तरह से जो कोर्ट है, जो नॉर्मल कोर्ट प्रोसीजर है, उसके अलावा भी तरीके हैं जिससे आपको न्याय मिल सकता है। उदाहरण के लिए आर्बिट्रेशन की हम एक बात कर रहे थे, मीडिएशन की बात है, ये और इनफॉर्मल है। इन थोड़ा सा कंपैरिजन आज मैं आपको मीडिएशन का भी बताऊंगा। कंसिलिएशन है, नेगोशिएशन है और आज लार्ज स्केल पे हम लोग अदालत की भी बात कर रहे हैं, जहां छोटे मोटे चालान होते हैं, छोटे मोटे अपराध हैं। अब उस व्यक्ति को आप कब तक कोर्ट के चक्कर कटाओगे? आमने सामने बैठाइए, छोटी सी सजा दीजिए, मुद्दे को समाप्त करिए। Designed to reduce burden on courts, ensure speed, confidentiality and cost effectiveness। क्योंकि जिस देश में गरीबी है वहां पे अगर हर आदमी से उम्मीद करें कि वो हाई कोर्ट तक जाए, सुप्रीम कोर्ट तक जाए लड़ाई लड़ने, संभव नहीं है। इवन लोकल कोर्ट्स में भी लड़ाई लड़ना संभव नहीं है, बहुत सारे इश्यूज खड़े हो जाते हैं। इसीलिए एडीआर क्यों कहा जा रहा है, क्यों प्रमोट किया जा रहा है? जैसा मैंने कल भी आपसे बात की, पहले भी बताया आपको, 5 करोड़ से ज्यादा केसेस हैं, एवरेज 10 से 20 साल तक टाइम लगता है। और बिजनेस और इंटरनेशनल ट्रेड की क्या डिमांड है कि जो कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं इनको आप जल्दी खत्म करिए, बायस ना हो, न्यूट्रल होना चाहिए और जो भी निर्णय हो वो एनफोर्सेबल हो। ये नहीं कि निर्णय तो हो गया लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही, समस्या का समाधान तो पता लग गया लेकिन उनको एनफोर्स कैसे करें, ये अपने आप में एक मुद्दा बन जाता था। अब सवाल इस बात का है कि हिंदुस्तान में आर्बिट्रेशन की शुरुआत कब हुई? व्यापार तो काफी समय से हो रहा है, झगड़े तब भी होते होंगे। तो हम अगर इसको देखें तो प्री ब्रिटिश एरा में पंचायतें थी, कम्युनिटी लीडर्स हुआ करते थे। आप चाणक्य के टाइम से देखिए, राजा को सुप्रीम जज माना जाता था कि जो राजा ने आदेश दे दिया वो कानून बन गया। तो ये जब से हमारे यहाँ पे राज्य प्रथा रही है, राजाओं की प्रथा भी रही है, तब से आर्बिट्रेटर कौन होता था? राजा होता था। इसी तरह से गांव का मुखिया होता था या कोई मंत्री होता था। जैसी परिस्थितियां होती थी, ये भारत में जब से समाज को एक संगठित रूप से रहने का मौका मिला है, तब से कोई ना कोई आर्बिट्रेटर के रूप में काम करता रहा।
ब्रिटिश एरा में क्या हुआ, इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट 1899 जो इंग्लिश कानून पे आधारित था उसको लागू किया गया। फिर 1908 में जब हमने सिविल प्रोसीजर कोड लाए तब उसके अंदर हमने आर्बिट्रेशन को भी जगह दी। और फिर 1940 में जब कॉम्प्रिहेंसिव लॉ, पुराने जब सीपीसी के इश्यूज थे उनको भी एड्रेस करके कि ये धीरे है, स्लो है, कोर्ट हैवी है आर्बिट्रेशन, बार बार आपको कोर्ट जाना पड़ता है, इसको भी ध्यान में रखते हुए फिर उसमें बदलाव किए गए। और जब आजादी मिली 1947 में तो जो 1940 का कानून था उसको दोबारा रिव्यू किया गया और लिबरलाइजेशन तक 1996 तक उसमें कई बदलाव हुए और बदलाव तो अभी तक हो रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे समाज बदलता है वैसे वैसे बदलाव आते हैं। अब मॉडर्न एरा में क्या हुआ, 1996 में कॉम्प्रिहेंसिव कानून हम लेके आए, अनसिट्रल मॉडल के आधार पे जो 1985 में इंटरनेशनल ट्रीटी थी उसके आधार पे, क्योंकि जैसे जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ा विवाद भी बढ़े, जब विवाद बढ़े तब क्या हुआ, तो आपको जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने बैठ के कोई गाइडलाइंस बनाई थी आपने उनको अडॉप्ट करना शुरू किया ताकि आपका जो कानून है वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी मान्य हो। नहीं तो भारत की कंपनी ने कोई व्यापार किया, डिस्प्यूट हुआ, भारत की कोर्ट ने या आर्बिट्रेशन पैनल ने कुछ और जजमेंट दिया और वो अंतरराष्ट्रीय कानून के हिसाब से मान्य नहीं है, तो फिर मतलब क्या रहा। तो आपने जो यह न्याय प्रक्रिया शुरू करी उसका कोई आधार ही नहीं रहा, औचित्य नहीं रहा। इसलिए बहुत सारी जगह पे हम लोग इंटरनेशनल नॉर्म्स को अलाइन करते हैं। क्लासिक एग्जांपल है हमारा डब्ल्यूटीओ, जो हमारे आईपीआर लॉज हैं, बाकी लॉज हैं, वो डब्ल्यूटीओ के हिसाब से हम लोगों ने काफी कुछ उसको अलाउन किया। फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को हम लेके आए, रिड्यूसेस जुडिशियल इंटरवेंशन। जब आपको आर्बिट्रेशन में आपको लगता है कि काम सही हुआ है तो आप बार बार कोर्ट क्यों जाना, क्यों जो अवार्ड हुआ उसको क्या आप कोर्ट से जाके एंडोर्स कराएंगे तब माना जाएगा, या एनफोर्समेंट है वो कोर्ट कहेगा तभी होगा। इस तरह से आर्बिट्रेशन प्रोसेस की जो कमजोरियां थी वो सामने आई, फिर उनमें सुधार किया गया। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रही, कुछ कानूनी कार्रवाइयां हुई कि 1940 का जो कानून था 81 में जब बातें हुई एज लॉ ऑफ एंडलेस लिटिगेशन। अब मान लीजिए आपने तो आर्बिट्रेशन में गए कि हम लोग न्याय लेके आएंगे, मान लीजिए निर्णय हो गया, आपने उसको चैलेंज कर दिया, कोर्ट उस पर फिर कार्रवाई कर रहा है, फिर कोर्ट की कार्रवाई हुई उसके ऊपर फिर किसी ने अपील कर दी, फिर कार्रवाइयां चल रही हैं। तो पॉइंट ये था कि आप कोर्ट के लोड को कम करना चाहते थे। अब आर्बिट्रेशन भी हुआ, मैटर कोर्ट में चैलेंज हुआ, फिर कार्रवाइयां शुरू हो गई। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा इससे तो कोई फायदा नहीं हुआ, तो उसमें फिर सुधार किया गया। ये 1981 का मुद्दा है। फिर भाटिया इंटरनेशनल एंड बल्क ट्रेडिंग 2002 में इन्होंने जो कानून है उसका स्कोप बढ़ाया गया और उसमें जो फॉरेन आर्बिट्रेशन था उसको भी माना गया, लेकिन बाद में उसको ओवर रूल किया गया। उसकी अपनी चैलेंजेस थे कि विदेश में किन परिस्थितियों में आर्बिट्रेशन हुआ है। अब छोटा सा कंट्री है, वहां आपने इन्फ्लुएंस करके आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया, आपकी सुनवाई नहीं हुई, लेकिन आर्बिट्रेशन आपके खिलाफ हो गया, तब आप क्या होगा। तो शुरू में तो ये कहा गया कि नहीं हम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को वर्बेटिम मानेंगे, बाद में उसको चैलेंज हुआ तो उसमें फिर बदलाव आया। भारत एल्यूमिनियम, ये बाल्को जो केस है, लैंडमार्क जजमेंट लिमिटिंग इंडियन कोर्ट्स इंटरफेरेंस इन फॉरेन सीक्रेट आर्बिट्रेशन। अब ये हुआ कि जहां पे भी अच्छे अगर निर्णय है और अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो रिकॉग्नाइज्ड आर्बिट्रेशन सेंटर्स है, अगर वहां से जजमेंट आया तो आप आसानी से उसको चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्रेडिबिलिटी का सवाल है। कॉमन लिंक क्या है दोस्तों, अनसिट्राल। अगर अनसिट्राल की गाइडलाइंस के आधार पे अगर ये आर्बिट्रेशन प्रोसेस चल रहा है तो आपको भरोसा रखना चाहिए, अनलेस अदरवाइज कि कोई बहुत ज्यादा उस पर कानूनी अड़चन ना हो। अब अनसिट्रल लॉ क्या बोलता है, ये यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लॉ 1985 में मॉडल गाइडलाइंस बनी गई, हार्मोनाइज आर्बिट्रेशन लॉज ग्लोबली। जब अनसिट्रल की गाइडलाइंस के बेस पे पूरी दुनिया में आर्बिट्रेशन लॉ को बनाने का आदेश दिया गया या माना गया, तो फिर विवाद की जो मुद्दे थे वो काफी हद तक कम हो गए। इंपॉर्टेंट क्यों हुआ, क्योंकि 1996 में जब हमने अपना नया आर्बिट्रेशन एक्ट बनाया उसमें हमने इन गाइडलाइंस को अपनाया, ताकि जो इंडियन अवार्ड है
उसको ग्लोबल मान्यता मिले, जैसे बाहर के जो अवार्ड है उसको भारत की कोर्ट और सरकार माने और यहाँ के जो अवार्ड है उसको बाहर मान्यता मिले, तभी तो हम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कर पाएंगे। और कॉन्फिडेंस जो था वो बढ़े लोगों का कि भारत में भी जो आर्बिट्रेशन है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है और हम इसको सम्मान देते हैं। उसमें क्या प्रोविजन थे? सबसे इंपॉर्टेंट बात, पार्टी ऑटोनॉमी। इसका मतलब ये है कि आपके आर्बिट्रेटर कौन होंगे, क्या प्रोसीजर होगा, कहां पे होगा, ये पार्टियों के बीच की बात है, इसमें सरकार इंटरफियर नहीं करे। जो पार्टियां हैं वो आपस में डिसाइड करें, अगर डिस्प्यूट है और रास्ता नहीं निकल रहा है तब वो कोर्ट अप्रोच करें। तो इसीलिए मिनिमम कोर्ट इंटरवेंशन इज ओनली टू सपोर्ट नॉट इंटरफियर। अगर आपसे आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं हो रहा है तब आप पहुंच जाइए कोर्ट कि साहब हम कोई आदमी हमें मिल नहीं रहा, आप किसी को अपॉइंट कर दीजिए। उस स्थिति में कोर्ट इंटरवीन करेगा, अदरवाइज आप खुद अपने म्यूचुअली डिसाइड कर सकते हैं आर्बिट्रेटर। फिर इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पार्टीज। अब आप बड़े हैं या छोटे, जैसे कोर्ट में होता है, अब आप कहेंगे कि मल्टीनेशनल है वेजा वेज इंडियन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है तो फर्क आएगा, ऐसा नहीं, दोनों पार्टियों को बराबर का मौका मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो एनफोर्सेबिलिटी ऑफ अवार्ड है। फिर जो न्यूयॉर्क कन्वेंशन था कि भाई अगर एक बार आर्बिट्रेशन ने निर्णय कर लिया तो आप उसको एनफोर्स करिए ना। अब आप कहेंगे नहीं करेंगे तो मतलब कुछ नहीं रहा, उसको आप क्वेश्चन करेंगे तो पूरा आर्बिट्रेशन प्रोसेस ही क्वेश्चन में आ जाता है। तो इसको लेकर भी विवाद उठा। इसीलिए अगर इंडियन कंपनी और जर्मन सप्लायर के बीच में इशू था और जो सिंगापुर में बात हुई कि भाई हम जो आर्बिट्रेशन इंटरनेशनल ट्रेड है हम सिंगापुर में बैठ के डिसाइड करेंगे या वहां के आर्बिट्रेशन सेंटर में जाएंगे और अनसेट्रल जो आपके गाइडलाइंस है उस बेस पे वो स्टेब्लिश हैं, तो दोनों पार्टियों को ये भरोसा रहता है कि ये काम सही होगा। और इंडियन कंपनियां करती हैं, जब आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो बहुत सारी कंपनियां सिंगापुर या लंदन या कहीं और जहां उनको कंफर्ट लगता है वहां जाके वो आर्बिट्रेशन का सीट अब लिख लेती हैं उसमें कि वी विल हैव आर्बिट्रेशन इन सिंगापुर एज पर अनसेट्रल लॉज। ये सब किया जा सकता है। और जो अवार्ड है वो एनफोर्सेबल इंडिया में है, क्योंकि वो पार्टी इंडिया की हो सकती है, इन्वेस्टमेंट्स यहाँ हुआ होगा, प्रोजेक्ट यहाँ लगे होंगे, डिस्प्यूट यहाँ हुआ होगा, तो उसको फिर माना भी जाएगा। इसीलिए अब हम आते हैं जो हमारा अभी का जो कानून है वो क्या बोलता है। हमारा कानून बहुत क्लियर है, जो आर्बिट्रेशन एक्ट है, फेयर एफिशिएंट एंड स्पीडी रेजोल्यूशन, यही ऑब्जेक्टिव है। फिर कोर्ट इंटरवेंशन को मिनिमम कैसे किया जाए, इंटरनेशनल गाइडलाइंस अनसेट्रल मॉडल है उस पर अडॉप्टेड है। और इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन भारत में हो, भारत की कंपनियां या जो विदेशी कंपनियां यहाँ आके काम करना चाहती हैं, भारतीयों के साथ करना चाहती हैं, वो सिंगापुर क्यों जाए, वो विदेश में क्यों जाए। हम ऐसी क्रेडिबिलिटी डेवलप करें जिससे हमारे जो कोर्ट्स हैं या आर्बिट्रेशन पैनल्स हैं उनकी क्रेडिबिलिटी ग्लोबली एक्सेप्टेड हो। और फिर कंसिलिएशन एज ए स्ट्रक्चरल प्रोसेस के मुद्दे को खत्म करिए। इसका मतलब क्या था? ये जो स्कोप रहा पूरे कानून का, आर्बिट्रेशन एक्ट का, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन विद इन इंडिया, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन जिसमें एक पार्टी फॉरेन है, दोनों पार्टियां इंडियन है तो ऑब्वियसली अगर एक एमएनसी है या विदेशी कंपनी है तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कहलाएगा। एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन लॉ आपका न्यूयॉर्क और जिनेवा कन्वेंशन के हिसाब से वो एनफोर्स किया जाएगा और कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स को भी फोकस में रखा जाएगा। और की फीचर्स वही जो अनसेट्रल में, पार्टी ऑटोनॉमी, बाइंडिंग ऑफ अवार्ड्स, लिमिटेड ग्राउंड टू सेट असाइड अवार्ड। इसको इंटरेस्टिंगली हम देखेंगे सेक्शन 34 कि अगर अवार्ड होता है तो किन आधार पे हम उसको सेट असाइड कर सकते हैं, और ये काफी इंटरेस्टिंग सेक्शन है। एंड इंटरिम मेजर्स बाय कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल, ऐसे स्थिति के अंदर क्या किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, अगर दो कंपनियां हैं और सप्लाई डिस्प्यूट है तो आप कोर्ट में जाने की जगह आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं। यहां तक कि जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, अब हम एडीआर की बात कर रहे हैं, वो आर्बिट्रेशन का मुद्दा नहीं है, आप मीडिएशन में जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मीडिएशन कोर्ट है फैमिली को मुद्दों को निपटाने के लिए, और ये बहुत ज्यादा इश्यूज आज की तारीख में समाज में हो रहा है। अब स्मॉल बाउंड्री इशू है, गांव का कोई डिस्प्यूट है तो लोक अदालत है, आप वहां जाके निपटा सकते हैं। जैसे गाड़ियों के चालान हो जाते हैं, अब उसके लिए कहाँ आप कोर्ट जाएंगे, 200 रुपए का चालान है, अब आपको निपटाना है
आपका लाइसेंस जब्त है या गाड़ी के कागज जब्त हैं, कैसे छुड़वाएंगे आप? कोर्ट जाएंगे, कब डेट लगेगी, कितना टाइम लगेगा? तो बेहतर ये है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लोक अदालत बढ़ाई जाती है और हजारों केसेस एक दिन में निपटा दिए जाते हैं कि ठीक है, फाइन जमा कराओ, 1000 रुपये नहीं दे सकते, 500 लोग काम करो। वहां पे निपटाने की बात होती है फटाफट, क्योंकि वो सीरियस ऑफेंसेस नहीं है। इसी तरह से एक इंटरेस्टिंग एंगल ये रहा कि भाई जो सेक्शन 89 था, पहले ये था कि भाई जो आर्बिट्रेशन है इसको हम मानेंगे नहीं मानेंगे, अवार्ड एनफोर्स होगा नहीं होगा। अब सीपीसी के अंदर जो हमारा सिविल प्रोसीजर कोड है, उसमें इस बात को एंडोर्स कर दिया गया है और ये कहा गया कि भाई जो आर्बिट्रेशन है उसको एनकरेज किया जाए। पहले क्या हुआ था कि कोर्ट ने एफकॉन वाले केस के अंदर कोर्ट ने ये बोल दिया था कि भाई आपको हम अदालत की जगह एडीआर मतलब कि आर्बिट्रेशन के लिए भेजते हैं। पार्टियों ने कहा हम नहीं जाना चाहते, तो क्या आप जबरदस्ती भेजोगे? ये विवाद बन गया, क्योंकि एक तरफ हम चाहते थे कि एनकरेज हो और दूसरी तरफ उस पर विवाद था, कंपनियां नहीं जाना चाहती थी। तो फिर कोर्ट ने कहा कि नहीं, कोशिश ये की जाएगी कि जितने कमर्शियल डिस्प्यूट है पहले हम उनको आर्बिट्रेशन में भेजें। इसी तरह से जो बार एसोसिएशन थी सेलम की, उन्होंने ये कहा कि भाई देखिए, जो आर्बिट्रेशन का मैटर है ये लेजिटिमेट है नहीं है, इस पे लोगों का भरोसा है नहीं है, बहुत सारे तरह के विवाद उठे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम चाहते हैं कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एड्रेस किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड लिया और उसको फिर आगे पुश किया। अब कौन कौन से केस हैं जो आप अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में ले जा सकते हैं अदर देन आर्बिट्रेशन? ये भी समझना होगा। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, मेंटेनेंस, कस्टडी, फैमिली मैटर्स, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, पार्टनरशिप एंड बिजनेस मैटर्स, ये आप आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन जैसी स्थितियां हैं आप वहां ले जा सकते हैं। इसकी डिटेल गाइडलाइंस है जो मैं आने वाले वीडियोस में चर्चा करूंगा। क्या चीजें आप अल्टरनेट रेजोल्यूशन में नहीं ले जा सकते? फॉर एग्जाम्पल क्रिमिनल ऑफेंस, आपने किसी का मर्डर कर दिया, तो आपको भी मैं आर्बिट्रेशन करना चाहता हूं, वो नहीं होगा। या आपने कोई क्राइम कर दिया, वो आप आर्बिट्रेशन में नहीं ले जा सकते। आप कॉन्स्टिट्यूशनल और पीआईएल मैटर्स हैं, वो आर्बिट्रेशन में नहीं ले जा सकते। तो आप संवैधानिक मुद्दे को आप आर्बिट्रेशन में एड्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो दो लोगों के बीच की बात नहीं है, वो देश के कानूनों से संबंधित है। सुप्रीम कानून जो है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर इलेक्शन डिस्प्यूट्स, अब ये सरकार और जनता के बीच का मुद्दा है, उनको आप जनरली आप आर्बिट्रेशन में नहीं ले जाते हैं। ये बात हमें समझनी होगी। इसी तरह से जो बात आई है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इन बातों को कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर आर्बिट्रेशन अवार्ड, मान लीजिए आर्बिट्रेटर ने कोई ऐसा अवार्ड दे दिया जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। अब मान लीजिए मिलावटी माल बेच रहे हो और वो कहता है जी इसने मेरे पैसे नहीं दिए, वो कहेगा जी माल खराब था, क्वालिटी खराब थी, मैं कैसे बेचता? आपको कहे नहीं, खराब था, अच्छा था, आपको पैसे देने होंगे। देश का कानून ये बोलता है कि आप गलत काम नहीं कर सकते, मिलावट नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते गलत चीज को। लेकिन आप अगर ये कह दें कि गलत है या सही मुझे मतलब नहीं, मुझे मेरे पैसे से मतलब है, उस स्थिति में ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। इसी तरह से जब हम आगे की बातें करते हैं कि वेरी लिमिटेड इंटरफेयर स्कोप, अगर मान लीजिए एक बार अवार्ड आ गया और उसमें कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है डिस्प्यूट का, तो आप उसको कोर्ट में ले जाके जबरदस्ती उसको सेट असाइड नहीं कर सकते। इंटरफेरेंस मिनिमम है। इंटरनेशनल लेवल पे आपका जो अनसिट्राल लेवल के जो मुद्दे हैं, जो गाइडलाइंस है, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये बात भी बहुत क्लियर कर दी गई ताकि जुडिशियल इंटरवेंशन कम से कम हो और इस तरह के जो मुद्दे रहे उनको एड्रेस किया गया। कुछ और लाइव केसेस, मैंने पार्टियों के नाम नहीं लिखे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के हिसाब से दे देता हूं। आपने माल सप्लाई किया, पेमेंट नहीं हुई और उसमें पेनल्टी क्लॉज था कि अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो हम इतने समय बाद आपसे इतना इंटरेस्ट लेंगे। अब ये मुद्दा कितने साल चलाना चाहते हो? पेमेंट छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। तो इसीलिए वो मुद्दा फिर आर्बिट्रेशन में गया और 3 महीने में वो मैटर रिजॉल्व हो गया। इसी तरह से कॉन्ट्रैक्टर के साथ आपका डिस्प्यूट हुआ, क्वालिटी ठीक नहीं है, काम ठीक नहीं हो रहा है, अब ये प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, अब आप क्या करेंगे? पहले मुद्दा तो रिजॉल्व हो कि क्वालिटी सही है या नहीं है। अब कैसे किया जाए? कोर्ट का चक्कर, मतलब प्रोजेक्ट कई साल लटकेगा। इसीलिए उसको फिर आर्बिट्रेशन में भेजा गया और वहां पे उसका टेक्निकल इवैल्यूएशन किया गया इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के माध्यम से
कि ठीक है आप सैंपल लैब में भेज दीजिए, क्वालिटी चेक करा लीजिए, उस हिसाब से हम डिसाइड कर लेते हैं। वो भी मुद्दा आप आसानी से रिजॉल्व कर पाए। जॉइंट वेंचर है, शेयर होल्डिंग आपने कंपनी की ली, उसमें आपके मैनेजमेंट राइट्स हैं, किसी कारण से डिस्प्यूट हुआ, पार्टी आपस में मिलकर काम नहीं कर सकती, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दिया जाए? अब इसमें एग्जिट रूट भी हो सकता है। अब किसको कौन कितना देगा, अगर कोई अपने राइट्स छोड़ेगा तो बदले में उसको कुछ चाहिए होगा, अब ये कौन डिसाइड करेगा? ऐसे मुद्दे भी आप आर्बिट्रेशन में ले जा सकते हैं, ताकि अगर किसी पार्टी को एग्जिट करना है तो क्लियर टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्जिट किया जा सकता है। इंटरनेशनल ट्रेड का मुद्दा, आपको माल भेजना था, आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर थी, आपने फॉलो नहीं की, अननेसेसरी उसमें क्लेम्स खड़े हो गए, अब उसको आप कैसे एड्रेस करोगे? तो उसमें सीधी सी बात है कि जो इंटरनेशनल जो गाइडलाइंस है उस हिसाब से, आईसीसी रूल्स के हिसाब से आपने उसको थ्रू आर्बिट्रेशन यहाँ पे एनफोर्स करा दिया। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि वक्त के साथ, परिस्थितियों के साथ हमने आर्बिट्रेशन के कानून बदले। शुरू में पंचायत और राजा महाराजाओं के टाइम से, फिर ब्रिटिश आया, ब्रिटिश के बाद हमने जब भारत आजाद हुआ तो हमने अपने कानून बनाए, उसमें काफी सारे अमेंडमेंट किए। पर्पस यही था कि कोर्ट को लोड ना दिया जाए और इंटरनेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से काम किया गया। अब छोटे और बड़े की एक मैं एग्जांपल दे देता हूं। एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट था लेबर का, कि साहब आपने जो लेबर का जो काम किया वो सही था या नहीं था, ये कंफ्यूजन था बिकॉज ऑफ अनक्लियर टर्म्स। अब उसमें लिखा हुआ था कि आई विल प्रोवाइड सर्विस। अब सर्विस का मतलब क्या है? आई विल प्रोवाइड लेबर, लेबर का मतलब क्या है? छोटी बात है, कंफ्यूजिंग है। लेबर फॉर व्हाट? सामान उठाने के लिए, सफाई करने के लिए, ऑफिस में काम तमाम करने के लिए, या एज ए ऑफिस बॉय? अब ये छोटी सी बात है, डिस्प्यूट तो हुआ, क्योंकि आपने जब कहा कि हम लेबर प्रोवाइड करेंगे, अगले ने कहा जी मैं तो आपको पैकेजिंग के लिए दे दिया, और कहा नहीं हमने तो ऑफिस के लिए भी मांगी थी, कहाँ लिखा हुआ है? उसको लेके भी डिस्प्यूट हो सकता है। तो ऐसे मुद्दों को भी आप रिजॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से जो बड़ा मुद्दा है, अगर आप अमेजन और रिसेंटली जो फ्यूचर्स ग्रुप का अगर आप देखें, जो डिस्प्यूट था वो 25,000 करोड़ का था। अब ये पूरा का पूरा मुद्दा भी आप सिंगापुर आर्बिट्रेशन में हुआ, और बिलियंस ऑफ डॉलर का बैटल था जो रिजॉल्व किया गया, नहीं तो कितने साल आर्ग्यूमेंट चलता। सोचिए आप, वहां पे एक छोटा सा लेबर डिस्प्यूट बिकॉज ऑफ डेफिनेशन, और यहाँ 25,000 करोड़ का डिस्प्यूट। तो ऐसे मुद्दे भी रिजॉल्व होते हैं। इसीलिए हम इस बात को ये कहते हैं कि जो अल्टरनेट ऑप्शन है हमारे पास, आर्बिट्रेशन, लिटिगेशन जो कोर्ट का मैटर है, और कंसिलिएशन, और प्राइवेट है, फास्ट है, इजी है, कॉम्प्लेक्स कमर्शियल मैटर्स को भी आप हैंडल कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने बार बार इसको कंपैरिजन कहा, कि ताकि आपको भरोसा रहे कि जो आर्बिट्रेशन है ये एक्सेप्टेड है, कोर्ट इसको मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट मानता है, हाई कोर्ट मानता है, आपका जो आर्बिट्रेशन अवार्ड है वो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा, अनलेस अदरवाइज कि उसमें कोई बहुत ही फंडामेंटल फ्लॉ ना हो। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि भाई आपको अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी था, इसीलिए अगर वो अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस भी है, आपको उन्होंने मीटिंग बुला ली, डिसीजन ले लिया, आपको बोलने का मौका नहीं दिया, आपको पता ही नहीं लगा कि आर्बिट्रेशन की जो सिटिंग थी वो कहाँ थी, कब थी, और उसके बगैर आपके खिलाफ जजमेंट आ गया, ऑब्वियसली ये गलत हुआ है। तो ऐसे मुद्दों पे जरूर कोर्ट इंटरवेन करता है और ऐसे अवार्ड्स को स्टे कर देता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ओवरऑल ये चीजें वेल एक्सेप्टेड हैं, हिंदुस्तान में भी और विदेश में। अगर आपके कोई सवाल हैं, मुद्दे हैं, जरूर लिखिए, ईमेल करिए, या आप मेरे जो चैनल्स हैं उनके ऊपर आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मैं काफ़ी सारे कमेंट्स पढ़ के उनके इनपुट भी आने वाले वीडियोस में इंक्लूड करता रहता। उम्मीद है पिछला वीडियो और आज के वीडियो से कम ये बेसिक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि आर्बिट्रेशन क्यों ज़रूरी है और हमें इस पर भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आने वाले वीडियोस में मैं और टेक्निकलिटीज़ में जाऊंगा कि आप आर्बिट्रेशन कैसे, अपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो उसमें आप आर्बिट्रेशन के क्लॉज कैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं, या सेपरेट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कर सकते हैं, उनमें क्या प्रावधान है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा।
उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।